हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में हमने देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़े, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आज हम देखेंगे इन पंचवर्षीय योजना के बाद जो देश के डेवलपमेंट की बात हो रही थी उसमें कुछ विवाद भी आए थे, उन विवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य विवाद में हमने देखा कृषि बनाम उद्योग, कि कृषि का डेवलपमेंट किया जाए या उद्योग का, कृषि के थ्रू उद्योग का किया जाए या सिर्फ उद्योग को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाए, कृषि को कम, या कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और उद्योग को कम। तो इसमें देखिए मुख्य विवाद कहते हैं, मुख्य सवाल यह था कि संसाधन ज़्यादा कृषि पर लगाए जाए या उद्योग पे। तो आपने ये देखा ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ लोग कृषि पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। और कृषि पे जोर ज़्यादा क्यों दे रहे थे? क्योंकि अगर कृषि हमारी अच्छी होगी, फसल अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है विकास होगा जब फसल अच्छी होगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे, औद्योगिकरण को अच्छा मान रहे थे कि जितना ही औद्योगिकरण होगा, उद्योगों का विकास होगा, उतना ही हमारा देश क्या होगा, आगे विकास करेगा। लेकिन इसमें बात यह है कि हमारा भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को ज़्यादा महत्व देना भी क्या है, जरूरी है। लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग को भी विकास करना जरूरी है। तो फिर देखिए इसमें चौधरी चरण सिंह का क्या है। चौधरी चरण सिंह ने भी कृषि पर ज़्यादा जोर दिया, लेकिन नियोजन से शहरी और औद्योगिक वर्ग समृद्ध हो रहे थे। कहा जाए अगर उद्योग का विकास हम कर रहे हैं तो शहर का विकास तो होगा, उद्योग का अगर विकास होता है तो शहर का भी विकास होगा, लेकिन इसकी कीमत किसानों तथा ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर औद्योगिकरण ज़्यादा बढ़ेगा, उद्योग का मांग बढ़ता जाएगा तो कृषि हमारा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, जैसे आजकल की स्थिति होती जा रही है ऐसे ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चौधरी चरण सिंह पहले कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन बाद में उन्होंने अलग पार्टी बनाई। हाँ, तो इसमें एक ये आया है कांग्रेस से कि बजाय शुरू में चौधरी चरण सिंह थे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। कुछ लोगों का मानना है कि बिना औद्योगिकरण के जनता की गरीबी को उभारना संभव नहीं है, मतलब गरीबी को हटाना क्या है, मतलब ये संभव नहीं है कि उनकी गरीबी को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं बिना औद्योगिक, मतलब उद्योगों का विकास जरूरी है। फिर देखा, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति निश्चित रूप से बढ़ाई जाए, मतलब खाद्यान्न के उत्पादन मतलब कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए, पूर्ति करने के लिए खाद्यान्न की, इसके लिए हमें क्या करना, औद्योगिकरण का विकास करना भी क्या है, जरूरी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, अगर कृषि कार्य से, जैसे देखिए पहले के टाइम में ये होता था, हल्दी वगैरह, धनिया वगैरह जो भी उगाया जाता था, फसल जो उगाई जाती थी, लोग खुद से वो काम करते थे। जैसे मान लीजिए चावल को भी कूट कर, आटा को खुद अपने हाथों से पीस के और यूज करते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया तो मशीनों से काम जल्दी होने लगे। तो ये है कि मशीन से अगर वर्क जल्दी होने लगे तो सभी को खाद्यान्न, मतलब खाने पीने की चीज़ें, सुविधाएं क्या होने लगी, मिलने लगी। इसलिए लोग औद्योगिकरण की तरफ, कुछ लोग का विकास था कि औद्योगिकरण को बढ़ाया जाए कि सभी को सुविधा मुहैया कराई जा सके। लेकिन बात यह हो रही थी कि अगर सुविधा मुहैया कराने के लिए कृषि को भी तो ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तभी तो हम सुविधा दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य ने भूमि सुधार तथा गांव में रहने वाले गरीबों के बीच संसाधन के बंटवारों के लिए कानून बनाए जा रहे थे कि भाई संसाधन का बंटवारा भी हो, राज्य में भूमि सुधार के लिए गांव में रहने वाले गरीबों के लिए संसाधन जहां तक हो सके उसके लिए कानून बना के उनको उपलब्ध कराया जाए। जैसे छोटे मोटे किसान हैं उनको किसान करने, वो किसानी कार्य करने के लिए खेती मुहैया कराए, खेती दिया जाए, कृषि कार्य दिया जाए, उनका खुद का खेत हो। ठीक है, अब आते हैं हम केरल मॉडल पे कि केरल मॉडल क्या है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। मतलब केरल के क्षेत्र को विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया है। इन टॉपिक पे, मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, इन सब चीज़ों पे लोगों पे जोर दिया गया है वहाँ के, कि इस तरीके से केरल का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। केरल में साक्षरता जो है वो कितनी है, 100% है। लेकिन यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो क्या है, कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जन्म दर क्या है, कम है। मतलब और जगह की अपेक्षा देखा जाए राज्यों में कि अकॉर्डिंग यहाँ पे मातृ मृत्यु मतलब माता की मृत्यु, शिशु मतलब छोटे जो बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते हैं बहुत बच्चे, तो ये सब चीज़ें कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन क्या है, बहुत ही आगे है, हर एक लोग साक्षर हैं, तो वो समझते हैं, इस वजह से वहाँ पे ये सब चीज़ों की ये चीज़ कम है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
जैसा कि आपने पढ़ा है कि इसमें टॉपिक है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। कुछ हमारे भारत में जैसे मतलब कुछ लोगों ने माना कि भाई ना तो निजी क्षेत्र हो और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको कहा गया पूंजीपति, और ना ही वो समाजवादी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित मतलब उसमें निजी भी होगा और सार्वजनिक होगा, दोनों चीज़ों को, जो पिछले टॉपिक में मैंने समझाया भी था मिश्रित क्या होता है, तो उन्हें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। और भारत में इस मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी, आपने देखा ये दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों तरह के संगठनों ने की थी। इसकी आलोचना किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सही नहीं है, कोई एक अर्थव्यवस्था लागू करना ज़्यादा सही रहेगा, दोनों नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, आलोचकों ने क्या कहा, कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है ना, लाइसेंस प्रणाली द्वारा पूंजी की राह में रोड़े अटकाएं। मतलब कोई भी काम करने के लिए पहले लाइसेंस लो फिर वो कार्य करवाएंगे। तो निजी जो क्षेत्र होता है उस पर, जैसे मतलब हम देखा जाए, आप देखिए स्कूल का भी है, प्राइवेट स्कूल जिसमें संस्थाएं हैं प्राइवेट, तो जब तक हम लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक विद्यालय नहीं खोल सकते। बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने कहा, वामपंथी और दक्षिणपंथी ने, ये एक बीच में क्या किया, रोड़े अटकाए गए हैं कि हम अपना पूंजी लगा के अपने कार्य को कर नहीं सकते। सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है जो घरेलू उद्योग में बनाए जा सकते हैं। सरकार ने कहा कि अगर खेती से संभव हो सकता है कि हम अपने देश में बहुत कुछ चीज़ें खुद उपयोग में ला सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, तो हम बाहर से उस पर क्यों मंगाएं। तो बाहर से चीज़ों पे मंगाने पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। जैसे मान लीजिए अभी लिया जाए कि अगर हमारी इंडिया में मोबाइल बन रहा था, अब तो मोबाइल का हर जगह से है, लेकिन इंडिया में जब मोबाइल बन रहा था तो ये होता कि सिर्फ इंडिया में ही बने, दूसरे क्षेत्रों से ना आए। लेकिन ये देखा गया कि जब दूसरे क्षेत्रों से मतलब दूसरे देशों से बाजार व्यवस्था आगे बढ़ने लगी तो वो चीज़ें क्या हो गई, कंपटीशन में आ गई, और वो चीज़ें हमें सस्ते दाम पे भी मिलने लगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी मिलने लगी। तो इसमें ये था कि घरेलू उद्योग को बनाया जाए, ये था, इसलिए बाहर की चीज़ों पे क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे बाजार में कंपटीशन नहीं रही, इससे उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार नहीं आया, उन्हें सस्ता करने में कोई हड़बड़ी नहीं थी। जैसे कहने का मतलब, आप स्कूल पे ले लीजिए, अगर मान लीजिए कई विद्यालय ना हो, सपोज एक ही विद्यालय हो, दो विद्यालय हो, बहुत कम विद्यालय हो, तो उसमें कंपटीशन नहीं रहेगा, तो हमें ये पता नहीं चलेगा किस स्कूल का कैसा एजुकेशन है। या कोई भी स्कूल ऐसा होगा, चल हम हमारा ही तो है, तो बस वो चाहे ले दे कि जैसे भी पढ़ा। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल ले लेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई देखने वाला नहीं है तो उतना कंपटीशन नहीं होता है, तो वो जैसे तैसे चलता रहता है। लेकिन वही प्राइवेट स्कूल में है, कंपटीशन है, तो इसलिए हमेशा देख रेख में लगे रहते हैं, तो इसलिए यह है कि आगे बढ़ता रहता है। तो इसी तरह बाजार मूलक में कंपटीशन था कि अगर बाजार व्यवस्था को अगर दूसरी जगह से बोला, जैसे माने चाइना मार्केट यहाँ लगा रहा है, अमेरिका का कुछ मार्केट लग रहा है, या अलग अलग देशों का मार्केट यहाँ लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों में क्या आएगी, क्वालिटी आएगी और अच्छा और सुधार होगा। आलोचकों ने और क्या कहा, आलोचकों ने कहा कि सरकार को शिक्षा और चिकित्सा के लिए ज़्यादा धन खर्च नहीं किया। मतलब आलोचकों ने यह भी कहा कि सरकार ने जहाँ शिक्षा पे और चिकित्सा पे ज़्यादा धन खर्च करना चाहिए, यहाँ पे सरकार खर्च नहीं करती है। इस समय गरीबी में कोई खास सुधार नहीं हुआ, ये भी था कि गरीबी में सुधार नहीं हुआ। लेकिन भारत की सबसे बड़ी परियोजना विकास परियोजना शुरू हुई। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी देखा गया कि भारत ने परियोजना कार्य शुरू किया विकास का। तो परियोजना कार्य में क्या कार्य किया, सिंचाई परियोजना, सिंचाई के लिए वही किया, बिजली उत्पादन किया, भाखड़ा नंगल बांध, तो मतलब बांध वगैरह बनवाया, एक तरह से कहने का तो बांध बनवा के बिजली का उत्पादन, सिंचाई का कार्य कराया। अब देखिए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है, सतलुज नदी पे है। और हमने बताया भी था कि भाखड़ा नंगल बांध में कौन कौन जो क्षेत्र है जो उसका पानी का उपयोग करता है, तो हमने देखा है हिमाचल प्रदेश है, और पंजाब है, हरियाणा है, और राजस्थान है, उसमें दिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ये क्षेत्र आता है जो पानी का उपयोग करता है। फिर इसी तरीके से देखेंगे हीराकुंड बांध, और ये किस नदी पे है, महानदी पे, और ये कहाँ है, ओडिशा। तो इन परियोजनाओं का विकास करके देश का क्या किया गया, कृषि कार्य में डेवलपमेंट किया गया। इसी समय भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, तेल शोधन कारखाने आदि बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। फिर हम आते हैं भूमि सुधार पर, कि गवर्नमेंट में फिर भूमि सुधार पे ध्यान दिया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया,
जमींदारी प्रथा क्या होती है? जमींदार हुआ करते कि उनके अंतर्गत भूमि हुआ करती थी, भूमि का कई एकड़ हुआ करता था और छोटे छोटे किसान उस पर काम किया करते थे। तो जो जमींदार लोग होते थे उनके पास मतलब एक तरह से कहा जाए भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, है ना। और उससे क्या करते थे, किसानों से वो मजदूरी करा के और पैसे निकालते थे वो। तो इन सब चीज़ों को क्या किया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। अधिकतर जमीन कितनी रखी जाए, किसके, इसके लिए कानून बनाया जाए। मतलब जमीन को भी क्या किया, डिवाइड कर दिया गया कि किसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के पास बहुत बड़ी एकड़ जमीन है और पता नहीं किसी के पास कुछ भी जमीन नहीं है। तो इन सब चीज़ों में क्या किया गया कि इसके लिए भी कानून बनाया गया कि जमीन को भी क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए और कुछ आम जनता को मतलब छोटे छोटे किसानों को भी जमीन दिया जाए और कुछ जमींदार लोग हैं उनको पास भी जमीन रहे। कुछ किसान जो भूमि बटाई पर जो बो रहे थे उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। नेक्स्ट टॉपिक, कृषि की बेहतरीन और खेतिहर जनता की भलाई से संबंधित नीतियों को सही तरीके से अमल में ला पाना सरल नहीं था। जाहिर सी बात है, कृषि की मतलब कृषि का बेहतरीन हो उपयोग, खेतिहर जनता जो थे उनकी भी भलाई हो, मतलब एक तरह से कहा जाए जमींदार लोग हैं उनकी भी भलाई हो, जो छोटे मोटे किसान हैं उनकी भी हो, सभी लोग को अगर सामूहिक रूप से लेके नीतियाँ जो बनाई गई और उसको सक्सेस कर पाना क्या था, सरल नहीं था, बहुत कठिन था। जैसे आज आप इस पे एग्जाम्पल पे ले सकते हो, कोरोना पे इतना लोगों को जागरूक किया जा रहा है लेकिन सभी लोग जागरूक हो जाएं ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही उस समय भी प्रॉब्लम थी लेकिन वो कृषि पे था और ये कोरोना पे है। अब देखते हैं खाद्य संकट। खाद्य संकट क्या था? तो उस समय कृषि का जो उपज था वो बहुत ही कम था, लोगों को खाने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती थी। मतलब कहा जाए नॉर्मली आटा चावल दाल जो भी था ये सब भी प्रॉब्लम थी जो नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय 1965 से लेकर 67 के बीच में कई हिस्सों में सूखा पड़ गया, कई भागों में अकाल की स्थिति बनी रही। उसमें सबसे ज़्यादा कौन प्रांत दुखी हुआ? बिहार। बिहार बहुत प्रभावित हुआ। मृत्यु दर 34% बढ़ गई, कुपोषण बढ़ने लगा। और कैलोरी में देखा जाए 2450, लेकिन उसमें से कितना ले पा रहे थे? सिर्फ 1200 ही ले पा रहे थे कैलोरी के अकॉर्डिंग, बहुत ही कम था ये। खाद्य संकट से निजात पाने के लिए हमें उस समय क्या करना पड़ा? अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी। और ये प्रॉब्लम क्यों आई? जरा देखिए यहाँ ब्रैकेट में इधर किनारे लिखा हुआ है ये संकट क्यों आया था उस समय। उसी समय देखिए 1965 में ये सूखा पड़ गया था हमारे देश में, जो हमने अभी शुरू में देखा कि 1967 में क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था। और 56 से लेके 57 के बीच, और उसी समय देखिए सूखा एक तो पड़ गया, दूसरा क्या 1962 में चाइना से हमें हमारे भारत को क्या करना पड़ा? युद्ध भी करना पड़ा। फिर 1965 में पाक से युद्ध करना पड़ा, उसके बाद वो सूखा। तो कहा जाए इन सब स्थितियों की वजह से एक तो सूखा ऐसे भी पड़ा, उसके बाद इन चीज़ों में हमें युद्ध लड़ना पड़ा, तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो गई। तो इसीलिए हमें उस समय क्या करना पड़ा? अमेरिका से सहायता लेना पड़ा। लिखा है उसके नीचे एक इलाका बंदी, जेनिंग उसे जिसे कहा गया है। इस क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार पर प्रतिबंध था। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार पर प्रतिबंध था, उसे ही हम कहते हैं इलाका बंदी या जेनिंग कहते हैं। तो जब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर उसके बाद हरित क्रांति का दौर आता है। मतलब फसल के विकास के लिए इसको कहा जाता है गेहूं की फसल को अत्यधिक अच्छे तरीके से तैयार किया गया था, इसलिए हरित क्रांति इसका नाम है। हर जगह खेती लहलहा के हरी हुई थी तो इसलिए हरित क्रांति बोलते हैं इसको, और एक पंजाब वगैरह क्षेत्र में हुआ था। देखिए खाद्यान्न संकट की घड़ी में सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि की नई रणनीति प्रारंभ की अपनाई। इसमें क्या अपनाया? प्रारंभ में उन किसानों को सरकार ने सहायता दी जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो कृषि में पिछड़े हुए थे, जो कृषि कार्य में पिछड़े थे, उनको क्या किया? संसाधनों उपलब्ध करवाई। नेक्स्ट टॉपिक, बाद में सरकार ने समृद्ध किसानों को भी सहायता की जिससे कम समय में अधिक उपज मिले। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सही एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए पहले कृषि कार्य हाथ से खेतों में कटाई होती थी, रुपाई होती थी, आज मशीन आ गया तो जिससे कार्य क्या हो जा रहे हैं? जल्दी हो जा रहे हैं। तो फिर बाद में चल के अधिक उपज करने के लिए इन लोगों ने मशीनों शून्य का उपयोग किया, यूरिया का उपयोग किया, रासायनिक खादों का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सरकार ने
उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए। इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे, कि हरित क्रांति अपनाने में हमारे सकारात्मक प्रभाव क्या थे, हमारे लिए क्या क्या फायदे थे। इन प्रयासों से खेती की पैदावार में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। 1970 के दशक को हरित क्रांति का दशक कहा जाता है। चारों तरफ लहलहाती फसल के कारण हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। हरित क्रांति से अधिकतर गेहूं और चावल की फसल में वृद्धि हुई। ठीक है, देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, मतलब थोड़ा बहुत हमारी जो स्थिति थी वो क्या हो गई? थोड़ी सही हुई, अच्छी हुई। तो वो थे हमारे हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। अब देखेंगे नकारात्मक प्रभाव क्या थे। भाई, किसी भी चीज़ से लाभ होता है तो कुछ हानि भी होती है। इसका लाभ सभी राज्यों में नहीं हुआ, मतलब हर एक क्षेत्र में, राज्यों में इसका लाभ नहीं हुआ। ज़्यादातर ये कहा गया पंजाब हरियाणा के साइड में ही इसका विकास हो पाया था। गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच अंतर हो गया। गरीब किसान जो थे वो छोटे के छोटे ही रह गए, गरीब के गरीब ही रह गए। अब भूस्वामी थे वो आगे और भी बढ़ गए, क्योंकि उनको हर एक चीज़ और मतलब उनके पास कृषि एकड़ ज़्यादा था, उनको सुविधाएं ज़्यादा मिल पाई। गरीब किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। ये हुआ इसमें कि गरीब किसान नहीं, मैंने बताया कि वो वहीं के वहीं रह गए, उनको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाए। ये रहा हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक। अब हम आते हैं श्वेत क्रांति, कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। तो श्वेत क्रांति को दूध की क्रांति, मतलब मिल्क दूध डेयरी वाला जो है, जो आप लोग थैली का ले आते हो, तो इसका ये है श्वेत क्रांति का है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा गया है, इन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने ही अमूल की शुरुआत की, अमूल जो दूध आता है। गुजरात के आणंद शहर से इसकी शुरुआत हुई, गुजरात के क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई, आणंद शहर से। 25 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह आंदोलन एक अनूठा मॉडल था। और आज भी अगर सोचिए तो अनूठा मॉडल ही है, कि हर किसी को कम से कम दूध तो तुरंत मिल जाता है, सोचना तो नहीं पड़ता है कि कहाँ से ले आए, तो तुरंत आपको दुकान पे क्या होता है? दूध मिल जाता है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा गया है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्या हुई? शुरुआत हुई, और ये हमारे दूध उत्पादन के लिए था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है आपका। ऑल द बेस्ट। और आप इसको कॉपी पे नोट कर लोगे सारा नोट्स, और एक दो बार वीडियो देख लोगे। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बाय।